हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर ड्रामा में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ड्रामास को आप मिस ना कर दें। सो बिना देरी किए हम चलते हैं इसकी कहानी की तरफ। ड्रामे की शुरुआत इसकी फीमेल लीड नैन्सी से होती है, जिसे एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से उसके पास में सिर्फ 3 महीने बचे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। नैन्सी एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है जिसके लिए वो ऑडिशन देने के लिए जाती है। वहीं हम इस ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम रॉकी है और वो एक बहुत ही बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज का ऑनर है। ऑडिशन खत्म होने के बाद में जजेस रॉकी को नैन्सी का ऑडिशन दिखाते हैं और उसे नैन्सी के सारे डिटेल देते हुए पूछते हैं कि क्या हमें इस लड़की को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ नैन्सी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से सैड होकर के एक बार में बैठी ड्रिंक कर रही होती है, क्योंकि ऑडिशन के बाद ही उसकी बीमारी का उसे पता चला था। वो इस बात से काफ़ी परेशान होती है कि अभी तक तो उसने अपने सपनों को पूरा नहीं किया है और वो इतनी जल्दी मरने वाली है। साथ ही वो ये भी सोचती है कि अभी तक तो उसने बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि वो ऑडिशन में पास हो गई है। पर उसे इस बात से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से उठ कर के जाने लगती है, तभी वहाँ पर एक लड़का उसे परेशान करने लग जाता है। इन्हीं सब चक्कर में नैन्सी को धक्का लग जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी उसे रॉकी पकड़ लेता है। वो लड़का फिर से उस पर अटैक कर देता है, पर रॉकी इस बार उसका हाथ तोड़ देता है। जहाँ हम देखते हैं कि नैन्सी काफ़ी ज़्यादा नशे की हालात में होती है, इसीलिए रॉकी उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नैन्सी उसे अपनी तरफ खींच करके उसे ज़बरदस्ती किस करने लगती है, क्योंकि नैन्सी को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि इतना हैंडसम लड़का उसके साथ में है। इस किस की वजह से रॉकी के अंदर एक अजीब सी चेंजिंग होने लगती है, जैसे कि आज से पहले उसने ऐसा पहले कभी भी फील नहीं किया हो। साथ में उसकी आईज भी रेड होने लगती है, जिसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि वो इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अनजान इंसान के साथ बेड पर देख करके काफी डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। पर इन सब चक्कर में वो अपना आईडी कार्ड वहीं गिरा देती है। दूसरे दिन नैन्सी एक लाइब्रेरी में होती है जहाँ रॉकी भी पहुंच जाता है। अभी वो इसी सदमे में होती है कि रात में उसके साथ में क्या हुआ था, और अब वो रॉकी को अपने सामने देख कर के काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रॉकी उसका नाम लेकर के पीछे से उसे बुलाता है। वो रॉकी से पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। जहाँ रॉकी उसे उसकी आईडी कार्ड दिखाता है तो नैन्सी उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी उसे उसकी आईडी कार्ड नहीं देता और वो उसे कहता है कि अगर अपनी आईडी कार्ड चाहती हो तो मेरे पीछे आओ। नैन्सी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है, पर रॉकी उसे खूब परेशान करता है। जब नैन्सी रॉकी को ढूंढ लेती है तो वो नैन्सी के इतने करीब हो जाता है कि हमारे हीरोइन की दिल की धड़कन काफ़ी फास्ट हो जाती है। रॉकी नैन्सी से कहता है कि मैंने तुम्हारी कल जान बचाई थी, तो बताओ तुम उसका एहसान कैसे चुकाना पसंद करोगी। जिस पर नैन्सी उसे कुछ पैसे देकर अपनी आईडी कार्ड लेकर के वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में नैन्सी को उसकी स्टेप सिस्टर मिंग मिल जाती है, जो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है और वो उससे कहती है कि तुम कितनी भी ऑडिशन क्यों न दे लो, तुम कभी भी अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। जिस पर नैन्सी कहती है कि कहीं तुम इस बात से तो नहीं डर रही होगी, कहीं मैं तुमसे एक अच्छी एक्ट्रेस बन करके तुम्हें पीछे ना छोड़ दूँ। ये सुन करके तो मिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने छाती से नैन्सी के फेस पर एक कट मार देती है। इतना कम नहीं था कि वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तब तक वहाँ पर रॉकी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ करके बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो दूसरों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। रॉकी को देख करके मिंग काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद रॉकी नैन्सी को अपने साथ ले जाता है और जब वो उसकी चीक पर लगे कट को टच करता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख करके तो नैन्सी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुमने मेरे कट को कैसे ठीक किया। जहाँ रॉकी उसे अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है और वो उसे बताता है कि वो दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता है। अब जैसा कि उसके प्लेनेट पर अभी वॉर चल रही है, इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए अर्थ पर रहने के लिए आया है और वो 125 साल का है। ये सुन करके तो नैन्सी हंसने लग जाती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम 125 साल के हो तो मैं भी 500 साल की हूँ, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। ये सुन करके तो रॉकी उसे यकीन दिलाने के लिए पूरी सिटी में फायर फ्लैश करता है, जिसे देख करके नैन्सी के तो पैरों तले से जमीन निकल जाते हैं। अब फाइनली उसे यकीन हो जाता है कि रॉकी एक एलियन है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि अगर ये एक एलियन है तो इसके पास में सुपर नेचुरल पावर्स भी होंगी, ये मुझे बड़ी आसानी से ठीक कर सकता है। लेकिन ये सही नहीं होगा। जहाँ रॉकी उससे कहता है कि क्या तुम मरने वाली हो। इस बात से नैन्सी काफ़ी घबरा जाती है और वो रॉकी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। जहाँ वो उसे बताता है कि वो इंसानों के मन की बातों को काफ़ी आसानी से सुन सकता है और वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि उसके पास में बस 3 महीने बचे हैं। जिसके बाद रॉकी नैन्सी को बेहोश कर देता है और अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर लेकर के जाता है, जहाँ वो अपना हाथ काट लेता है और हम देखते हैं कि रॉकी का ब्लड ब्लू था
और वो अपने ब्लड को नैन्सी के फॉरहेड पर डाल देता है कि तभी वहाँ पर रॉकी का बेस्ट फ्रेंड शिन आ जाता है और वो भी एक एलियन था। शिन रॉकी को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जो कर रहा था वो उनके रूल्स के खिलाफ था। शिन उससे कहता है कि ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ऐसा करने से तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, आखिर तुम अपनी लाइफ इस लड़की को क्यों दे रहे हो। जहाँ रॉकी कहता है कि ये बात मैं जानता हूँ कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे बीच में ना पड़ो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नैन्सी होश में आती है तो वो खुद को रॉकी के रूम में पाती है और ये देख कर कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई। वो रॉकी से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, तो रॉकी उससे कहता है कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो तुम खुद जानती होगी। जहाँ नैन्सी अपने हाथ में एक रेड कलर का बैंड देखती है। रॉकी उसे इस बैंड के बारे में बताता है कि ये रेड बैंड तुम्हारी लाइफ सेवियर है, इसीलिए इसे तुम कभी भी अपने हाथ से नहीं खोलोगी। पर नैन्सी उसकी बात नहीं मानती और उस रेड बैंड को खोलने लग जाती है, जिसे रोकने के लिए रॉकी उसकी तरफ बढ़ता है, मगर वो डिसबैलेंस होकर के नैन्सी के ऊपर ही गिर पड़ता है, जिस पर नैन्सी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार पीट देती है। नैन्सी उसकी एक भी बात नहीं मान रही होती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर तुमने इस रेड बैंड को खोल दिया तो तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा होना शुरू हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ये सब सुनकर के नैन्सी उसकी बात मान जाती है और रॉकी से पूछती है कि आखिर तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो, जिस पर रॉकी उसे किस कर लेता है, पर नैन्सी उसके लिप्स को बाइट कर लेती है और कहती है कि ऐसी हरकत अगर तुमने दोबारा से करी तो मैं ये रेड थ्रेड खोल दूंगी। ये सुनकर के रॉकी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नैन्सी सेल्फी ले रही होती है तो वो अपने पीछे रॉकी को देख करके अपने मन में सोचती है कि क्या सच में इसने मेरी जान बचाई, ये कितना हैंडसम है। रॉकी नैन्सी की सारी बातें नोटिस कर लेता है और वो उससे कहता है कि यूँ चोरी चोरी मुझे देखना बंद करो, अगर मुझे देखना इतना ही पसंद है तो पीछे मुड़ करके मुझे देख सकती हो। नैन्सी जैसे ही पीछे पलट के देखती है तो रॉकी अपनी शर्ट के बटन ओपन करके बड़ी स्टाइल के साथ में खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके नैन्सी शर्मा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर बार बार रॉकी अपनी जगह चेंज कर देता है, जिसकी वजह से नैन्सी हर बार उससे जा करके टकरा जाती है, पर जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग जाती है। तभी अचानक से रॉकी की तबीयत खराब होने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता है, उसकी आंखें भी रेड होने लगती हैं। तभी वहाँ पर उसका दोस्त शिन आ जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब नैन्सी की वजह से हो रहा है, मैंने पहले ही तुमसे मना किया था कि उस लड़की की जान मत बचाओ, अब मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नैन्सी फिल्म डायरेक्टर से जा करके मिलती है, जो उसे फिल्म में मेन लीड रोल देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो इसके लिए नैन्सी को स्पेशली अपने रूम में आकर के इंटरव्यू देने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें साफ तौर पर पता चल रहा होता है कि उस बंदे के इरादे गलत थे और वो नैन्सी का फायदा उठाना चाहता है, पर नैन्सी उसके इरादों को नहीं समझ पाती, उल्टा वो तो ये सोच करके काफ़ी खुश होती है कि अब तो वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बनने वाली है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। नैन्सी को लगता है कि शायद वो रॉकी होगा जो कि उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, पर जब वो पलट करके देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। नैन्सी के जाने के बाद में हम देखते हैं कि वो शिन था, जो कि नैन्सी को जान से मार देना चाहता है, क्योंकि वो रॉकी का बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे खोना नहीं चाहता है। लेकिन मौके पर आकर के रॉकी उसे रोक लेता है और उसे वार्निंग देता है कि नैन्सी को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। वहीं नैन्सी को उसकी बहन मिंग के गुंडे किडनैप कर लेते हैं और इन्हीं सब चक्कर में नैन्सी के हाथ के बैंड में लगे हुए बेल बजने लगते हैं, जिससे कि रॉकी को पता चल जाता है कि नैन्सी किसी मुसीबत में है। वो फौरन वहाँ पर पहुँच जाता है और गुंडों की जमकर पिटाई करता है और वो नैन्सी को उठा करके वहाँ से जाने लगता है कि एक आदमी उसके पीछे से पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और वो मिंग को भेज देता है। ये देख करके तो मिंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वो ये सोचने लगती है कि रॉकी हर बार नैन्सी को बचा लेता है और हर बार उसके किए धरे पर पानी फेर देता है। दूसरी तरफ नैन्सी की जब आंख खुलती है तो वो फिर से एक बार खुद को रॉकी के साथ पाती है। ये देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। वो उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है, पर रॉकी तो रॉकी था, वो कहाँ उसकी बात मानने वाला था। वो तो उल्टा नैन्सी को और भी ज़्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से नैन्सी बेड से नीचे गिर जाती है। तो रॉकी उसे उठाता है और उसे सॉरी भी कहता है। तभी नैन्सी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आज उसका ऑडिशन है। ये देख करके तो नैन्सी काफ़ी खुश हो जाती है और जा करके अपना ड्रेस चेंज करने लगती है, लेकिन यहाँ पर तो रॉकी हाई टॉप छिछोरा बनकर बैठता है और वो अपनी सुपर पावर से उसे ड्रेस चेंज करते हुए देख लेता है और वो उसे कहता है कि रिलैक्स, इतनी जल्दी भी क्या है। जिस पर नैन्सी कहती है कि जब तक मैं घर वापस लौट करके आऊँ तुम यहाँ से चले जाना, पर रॉकी के ऊपर नैन्सी की बातों का कहाँ कोई असर पड़ने वाला था। नैन्सी जब डायरेक्टर के पास पहुँचती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उस डायरेक्टर की बॉडी को शिन कंट्रोल कर रहा होता है। पर समय रहते रॉकी आकर के एक बार फिर से नैन्सी को बचा लेता है और वो इस बार फाइनली शिन से बात करने जाता है। वो शिन से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जहाँ शिन कहता है कि वो लड़की मुझे बिल्कुल
भी सही नहीं लगती, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उस लड़की की वजह से तुम्हारी लाइफ खतरे में हो। ये सब सुन करके रॉकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो शिन से कहता है कि अब से मैं इस दोस्ती को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रॉकी अपने प्लेनेट से पहली बार अर्थ पर आया था तो वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में होता है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, पर नैन्सी ने उसकी जान बचाई थी और यही रीज़न था कि रॉकी उसकी जान बचाना चाहता था। दूसरी तरफ मिंग डायरेक्टर के पास जाकर के उसे मेन लीड में लेने के लिए उसे रिश्वत देती है, जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिसके बाद वो डायरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और मिंग इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए डायरेक्टर के फ़ोन से नैन्सी को मैसेज करती है कि तुम इंटरव्यू में पास हो गई हो तो कल तुम सेट पर आ सकती हो। ये देख करके तो नैन्सी काफ़ी खुश हो जाती है, पर वो फिर ये भी बात सोचने लग जाती है कि वो डायरेक्टर तो मुझे जान से मारना चाहता था, अब वो उसे क्यों बुला रहा है। नेक्स्ट डे नैन्सी जब सेट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि मिंग पहले से वहाँ पर मौजूद है, तो वो डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करती है, पर डायरेक्टर तो उसे भाव तक नहीं दे रहा होता है। और ये सब देख करके वहाँ पर बैठे सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, ये कहते हुए कि लगता है कि वो डायरेक्टर को पटाने में लगी है ताकि डायरेक्टर उसे फिल्म में रोल दे दे। जहाँ मिंग भी उसकी इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से नैन्सी काफ़ी हर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो कहती है कि एक ही तो मेरा सपना है, क्या वो भी पूरा नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर रॉकी आ जाता है और उसे ड्रिंक करने से मना करता है, लेकिन नैन्सी उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती है, तो रॉकी उसके हाथ से वो ग्लास छीन करके खुद भी पी जाता है। जिसके बाद वो नैन्सी को किस करने लगता है और फिर वो नैन्सी को अपनी पीठ पर उठा करके घर ले जाता है, जहाँ नैन्सी बहुत ही ज़्यादा नशे की हालात में होती है और वो बड़बड़ा रही होती है कि मेरी बस एक ही तमन्ना है कि मैं एक फेमस एक्ट्रेस बन जाऊँ। रॉकी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। सुबह जब नैन्सी की आँख खुलती है तो वो फिर से अपने आप को रॉकी के साथ में सोया हुआ पाती है, लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं होती है क्योंकि अब वो भी रॉकी को लाइक करने लगी थी। जैसे ही रॉकी अपने काम पर जाने लगता है तो नैन्सी उसे रोकने लगती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ। रॉकी उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। जिस मूवी में मिंग को मेन लीड मिला था, रॉकी उस फिल्म का मेकिंग हेड था, इसीलिए वो मिंग को उस रोल से हटा करके नैन्सी को मेन लीड दे देता है। अब जैसा कि शिन उस फिल्म का हीरो होता है तो वो नैन्सी के साथ में काम करने के लिए साफ मना कर देता है, पर रॉकी उसकी एक बात नहीं सुनता, इसीलिए शिन मिंग को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उसे सब कुछ बता देता है। साथ ही वो मिंग से ये भी कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने नैन्सी को किडनैप करवाने की कोशिश की थी, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये बात सबको बता दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब जैसा कि मिंग भी नैन्सी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए वो शिन से हाथ मिला लेती है। दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ ये बताया जाता है कि मूवी की फीमेल लीड नैन्सी होने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पर मिंग पहुंच जाती है और सबके सामने कहने लगती है कि नैन्सी ने रिश्वत देकर के मुझसे ये रोल छीन लिया है। तभी वहाँ पर रॉकी भी आ जाता है और वो कहता है कि नैन्सी मेरी गर्लफ्रेंड है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उसे ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सबके सामने नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अब यहाँ पर तो मिंग का प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और सारे मीडिया वाले मिंग को बुरा भला कहने लगते हैं। घर पहुँच करके नैन्सी रॉकी से पूछती है कि तुम मुझे कभी भी छोड़ करके नहीं जाओगे ना, तो रॉकी उससे कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम किसी मुसीबत में होगी बस इस रेड बैंड में लगे बेल को बजा देना, मैं फौरन से तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। नैन्सी उससे पूछती कि हम दोनों में क्या फ़र्क है, जिस पर रॉकी उसे अपने पास लेकर के आता है और उसे अपनी हार्ट बीट सुनाता है, पर नैन्सी को तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जहाँ रॉकी कहता है कि बस हम दोनों में यही अंतर है, एक ह्यूमन दिल की धड़कन पर जिंदा रहते हैं, पर हम एलियंस को एक तरीके की एनर्जी चाहिए होती है। जिस पर नैन्सी उससे पूछती कि आखिर कैसी एनर्जी तुम्हें चाहिए होती है, लेकिन इस बारे में रॉकी उसे कुछ भी नहीं बताता और बात को पलट देता है। वहीं दूसरी तरफ बौखलाई मिंग नैन्सी को मारने के लिए शिन से मदद मांगती है, तो शिन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे टीवी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि शिन ने नैन्सी के साथ में मूवी करने से इनकार कर दिया है। ये सब सुन करके नैन्सी रॉकी से पूछती कि आखिर अब क्या होगा, तो रॉकी उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं शिन से बात करूंगा, अब जैसा कि वो मेरा दोस्त है तो वो मान जाएगा। नैन्सी सोचने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, रॉकी को बार बार उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, इसीलिए नैन्सी शिन से खुद बात करने के लिए उसे कॉल करके बुलाती है, लेकिन शिन अपनी जगह मिंग को भेज देता है जो कि अपने गुंडों के साथ में आई होती है। वहीं रॉकी नैन्सी को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है, वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है।
है। इधर मिंग नैन्सी से कहती है कि मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी, इसका रीजन मैं ये फैला दूंगी कि तुम्हारा और रॉकी का ब्रेकअप हो गया था और इसी सदमे में आकर के तुमने अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से रॉकी भी फंसेगा। जिस पर नैन्सी कहती कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तो तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ कर सकती हो, पर प्लीज रॉकी को जाने दो। लेकिन यहाँ पर तो मिंग नैन्सी को बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लग जाती है, जिसकी वजह से नैन्सी के हाथ का वो बेल बजने लगता है, जिसे सुन करके रॉकी को पता चल जाता है कि नैन्सी कहाँ पर है। वो उसे बचाने के लिए भागता है, पर रास्ते में उसे शिन रोक लेता है, जहाँ इन दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। रॉकी शिन को एक लास्ट वार्निंग देता है कि अगर नैन्सी को कुछ हो गया तो मैं तुम लोग को जान से मार डालूंगा, पर जब तक वो वहाँ पर पहुँचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैन्सी अपना दम तोड़ चुकी थी। ये देख करके रॉकी पागलों की तरह रोने और चिल्लाने लग जाता है और वो उसे फौरन से उसी सीक्रेट जगह पर लेकर के जाता है, जहाँ वो फिर से वही सारी चीजें रिपीट करता है और अपना ब्लड नैन्सी के फोरहेड पर डालता है, जिससे कि रॉकी की आधी बची हुई लाइफ भी अब नैन्सी को मिल जाती है और नैन्सी फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन ऐसा करने की वजह से रॉकी की हालत अब धीरे धीरे करके बद से बदतर होने लगती है और अब वो खुद ही धीरे धीरे करके मर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग शिन के पास जा करके उससे कहती है कि रॉकी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तो कुछ और ही है। ये सुन करके तो शिन को भी अब मिंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अब वो ये बात समझ चुका था कि रॉकी नैन्सी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और जो भी कुछ उसने किया है वो सब गलत था। इसीलिए वो अपनी असली रूप में आकर के मिंग को जान से मारने वाला होता है कि मिंग उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और वो उससे कहती कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ये सब सुन करके शिन उसे वार्निंग दे करके छोड़ देता है। वहीं हम नैन्सी को देखते हैं कि उसकी जैसे ही आँख खुलती है वो अपने आप को बेड पर पाती है। यहाँ पर रॉकी ने उसकी सारी यादों को एक बुरे सपने में कन्वर्ट कर दिया होता है, जिससे कि नैन्सी को यही लग रहा होता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। कि तभी उसकी निगाह अपने लाइफ सेवियर बैंड पर पड़ती है, तो उसे एक की जगह दो बेल्स दिखते हैं उसमें, जिसके बारे में वो रॉकी से पूछती है। लेकिन रॉकी उसकी बातों का सही से जवाब नहीं देता और वो उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के नैन्सी उसके लिए कुछ लेने के लिए चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि रॉकी की कंडीशन अब बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी और वो अपने असली फॉर्म में आ रहा होता है। वो खुद को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा परेशानी होती है। तभी फ्रूट्स काटते वक्त नैन्सी के हाथ कट जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लड निकलने लगता है। एक तरफ रॉकी जो खुद को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है, पर अब वो नैन्सी के ब्लड को देख करके पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नैन्सी तो समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर रॉकी को हुआ क्या है। वो उसे संभालने की कोशिश करती है, पर रॉकी उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नैन्सी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए वो वहाँ से सीधा निकल करके अपने दोस्त के पास चला जाता है। शिन उसकी ये हालत देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे अपनी लाइफ देने ही चाह रहा होता है कि रॉकी उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, बस इतना प्रॉमिस कर दो कि तुम कभी भी नैन्सी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, उसे जीने दोगे और उसका ध्यान रखोगे। दूसरी तरफ नैन्सी पागलों की तरह रॉकी को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जहाँ शिन आकर के नैन्सी से मिलता है और अब वो सारी सच्चाई नैन्सी को बता देता है कि कैसे रॉकी ने उसे अपनी 200 साल की लाइफ दे दी और जो ये उसके हाथ में बेल है वो कुछ और नहीं बल्कि रॉकी की लाइफ है, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी ताकि तुम जी सको, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब सुन करके तो नैन्सी पूरी तरीके से टूट जाती है और वहीं पर फूट फूट के रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन नैन्सी को उसी सीक्रेट जगह पर ले जा करके छोड़ देता है। वो शिन से पूछती है कि अगर मैंने रॉकी की लाइफ उसे वापस लौटा दी तो क्या वो ठीक हो जाएगा, जिस पर शिन उसे बताता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ नैन्सी रॉकी को उसकी लाइफ रिटर्न करने लगती है और वो रॉकी की मेमोरी में जा करके उससे मिलती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी लाइफ में आए, तुमने मुझसे इतना प्यार किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ कभी भी नहीं देख सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना। अब यहाँ पर रॉकी जैसे ही होश में आता है तो वो सबसे पहले शिन से नैन्सी के बारे में पूछता है, जहाँ शिन उसे बताता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि नैन्सी ने शिन से झूठ बोलने के लिए कहा था ताकि रॉकी अब उसके लिए और ज़्यादा परेशान ना हो। वहीं दूसरी तरफ मिंग एक बार फिर से नैन्सी को किडनैप करवा लेती है और वो उसे अपने अड्डे पर लेकर के जाती है। वो शिन को मैसेज करके कहती है कि इस बार वो नैन्सी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये देख करके शिन फौरन से नैन्सी के लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो नैन्सी को बचाने के लिए जाता है, ना कि उसकी जान लेने, क्योंकि अब वो नैन्सी और रॉकी के सच्चे प्यार को समझ चुका था और उसने देख भी लिया था। अब तो शिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। मिंग उसका इतना डरावना रूप देख के बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और उससे माफी मांगते हुए वहाँ से भाग खड़ी होती है। जहाँ
शिन ने नैन्सी की जान बचा ली थी। वो नैन्सी से कहता है कि उसका दोस्त रॉकी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है और उसके लिए तड़प रहा है। एक बार तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, लेकिन नैन्सी उससे कहती है कि मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी। मेरे मिलने से उसे तकलीफ होगी क्योंकि मैं मरने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे मरते हुए इतनी बुरी हालत में देखे। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होती कि तब तक वहाँ पर रॉकी आ जाता है, जिसे देख करके नैन्सी छुप जाती है। वो शिन से फिर से पूछता है कि आखिर नैन्सी कहाँ पर है। शिन फिर से यही कहता है कि वो अब यहाँ पर नहीं है, वो हमें छोड़ करके जा चुकी है। ये सुन करके तो रॉकी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, उसे कभी भी अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब चाहे जो भी हो जाए मैं उसे हर हालत में ढूंढ के रहूंगा, क्योंकि रॉकी को अब भी यकीन था कि नैन्सी जिंदा है। धीरे धीरे करके समय के साथ में नैन्सी की भी कंडीशन अब बिगड़ने लगती है। वो रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर रॉकी भी आ जाता है और उसे इस हालत में देख करके उसका दिल टूट जाता है और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। वो उसे अपनी लाइफ देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नैन्सी उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो उससे कहती है कि मैं बस अपने आखिरी समय में वही फायर फ्लैश देखना चाहती हूँ जो मैंने पहली बार तुम्हारे साथ में देखा था। रॉकी फायर फ्लैश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ मिंग अब पागल हो चुकी थी, जो कि रास्ते में आते जाते लोगों से ये कह रही होती कि मैं एक फेमस स्टार हूँ, प्लीज मुझे देखो। सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों के बाद का, जहाँ हम नैन्सी को अभी भी जिंदा देखते हैं और अब वो एक बहुत ही फेमस और बड़ी स्टार बन चुकी थी। जहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जहाँ रॉकी ने अपने प्यार को बचाने के लिए दोबारा से अपनी लाइफ दे दी थी, जिससे नैन्सी तो बच गई थी पर रॉकी का पता नहीं था। प्रेजेंट टाइम में मीडिया वाले नैन्सी से पूछते कि आपके को स्टार शिन कहाँ गए, वो तो एकदम से गायब ही हो गए हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि नैन्सी को अपनी लाइफ देने के बाद में रॉकी बेहोश हो गया था, जिसके बाद शिन ने रॉकी को अपनी लाइफ दे करके उसकी जान बचा ली थी, यानी कि शिन ने अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दी थी। अब हम देखते हैं कि नैन्सी के हाथ में 2 बेल्ट थी, वही रॉकी के हाथ में भी एक रेड बैंड के साथ में एक बेल्ट थी, यानी कि हो सकता है कि शिन अभी भी जिंदा हो। पर उसके सेक्रीफाइस से रॉकी और नैन्सी आज साथ थे और अपनी लाइफ को हैप्पीली गुजार रहे थे। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग होती है।